हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने अब तक इससे पहले हमने 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग देख कर आए हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं और साथ में हमने क्या देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब हम ये देखते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर मई 1945 के अंदर ख़त्म हो जाता है, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद इंडिया में क्या कंडीशंस होती थी और हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष है किस ओर जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर दो विंग्स देखने को मिलेंगे आज़ादी के आंदोलन में 1945 के टाइम पे। कि एक तरफ तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर मुस्लिम लीग, उनके बीच में किस तरीके से वार्तालाप हुई है, वार्ताओं का दौर चला और ये कोशिश हो रही थी कि कितनी जल्दी से जल्दी ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए जल्दी से, और मुस्लिम लीग वहीं पर कोशिश कर रही थी कि उनको उनका पाकिस्तान मिल जाए। तो एक तरफ ये बातचीत चलेगी, वहाँ पे ये मेंशन किया गया है, और दूसरी तरफ छुट-पुट स्पोरेडिक लोकल लेवल पर कुछ ना कुछ जो आंदोलन है, कुछ घटनाएँ हैं, वो घटित होती रहेंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये वाला पक्ष देखेंगे, इसके बाद इस वाले पक्ष के साथ में मिला के हुए ये वाला पक्ष चलते हैं। तो हुआ ये, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, 1900 मई 1945 से 46 का यहाँ पे कार्यकाल पढ़ रहे हैं। जून 1945 में जितने भी लीडर्स थे, जो 1 अगस्त 1942 को पकड़े गए थे, 2-3 साल के बाद उनको रिहा किया गया, राइट? 25 जून यानी कि जून 1945 को ये सब लोगों को रिलीज़ किया गया और 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। अब शिमला कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था? शिमला कॉन्फ्रेंस में अब हमें ये पता है जो बेबेल है, इससे पहले ये कमांडर इन चीफ था मिलिट्री का, अब ये गवर्नर जनरल बन के आ गया है, वाइसरॉय। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब है? 25 जून 1945 को बेबेल प्लान के द्वारा रखी जाती है। इसी में बेबेल प्लान प्रस्तुत किया जाता है, वो हम देखेंगे कि बेबेल प्लान क्या था। इसमें बेबेल प्लान में जो नेगोशिएटर्स थे वो कौन थे? आज़ाद और जिन्ना, ठीक है ना? मौलाना मोहम्मद आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब ऐसे याद कर सकते हैं, बैल से आज़ाद हुआ जिन्न। तो बेबल प्लान के कौन-कौन हैं? ये नेगोशिएटर्स आज़ाद और जिन्ना, बैल से आज़ाद हुआ जिन्न। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाती है। अब लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में बातें क्या हुई थी, ज़रा ये देखते हैं। बेबल ने ये कहा, अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात पे जोर डालेगी कि कैसे भी करके ट्रांसफर ऑफ पावर हो और फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो दूसरी ओर जो सरकार है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एक लास्ट कोशिश ये करते हैं कि कैसे भी करके हम भारत के साथ अपना अस्तित्व बनाए रखें, यानी कि हमारा कब्जा बना रहे। तो सरकार ने प्रपोजल क्या दिया ब्रिटिश ने कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, उसमें हम उसको दोबारा से पुनर्गठित करेंगे। कहा कि इसमें गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ है मिलिट्री का, ये दोनों ब्रिटिश रहेंगे। ठीक है? और बाकी 14 लोग इसमें भारतीय शामिल करेंगे। तो भारतीयों का जो ऑब्जेक्शन है वो इसी चीज़ पर था कि गवर्नर जनरल की पावर में कमी होनी चाहिए और कमांडर इन चीफ ये इंडियंस नहीं होना, ये कोई इंडियंस होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश। यानी कि जो डिफेंस अफेयर्स हैं उनमें इंडियंस का भागीदारी होना चाहिए। अरे भाई, इसी बात पर तो ये जो आया था क्रिप्स प्रस्ताव, इसी बात पर तो चला गया था, टूट गई थी ना बातचीत। अब ये 14 इंडियंस कौन-कौन होने, तो 5 बोले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 5 मुस्लिम लीग से आएँगे और 4 बेबल खुद अपॉइंट करेगा। तो देखो, ये जो अपॉइंटमेंट पावर है बेबल की, यहाँ के गवर्नर की पावर दिखाई दे रही है हमें, वाइसरॉय की। तो जब 5 आईएनसी से रिलेटेड बातें हुई कि 5 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएँगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रयास है कि सिर्फ़ 5 लोग यहाँ से जाएँगे, ये इस बात का उद्देश्य है, या इस बात को, ये चीज़ आप प्रूव करने की कोशिश में लगे हैं कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ़ कास्ट हिंदूज़ की पार्टी से, यानी कि सवर्ण जाति की पार्टी है। और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जितने भी ये 14 मेंबर्स जाने चाहिए, ये सारे के सारे कांग्रेस के होने चाहिए या कांग्रेस के द्वारा नॉमिनीज़ होनी चाहिए, और कोई नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन यही था कि कांग्रेस को ये कोशिश करी जा रही है कि इनको सिर्फ़ हम कास्ट हिंदूज़ के तौर पे रिड्यूस कर दिया जाए। आप सिर्फ़ हमें कास्ट हिंदूज़ की पार्टीज़ बता रहे हैं। मुस्लिम लीग कह रही थी कि आप जो 5 मुस्लिम्स मेंबर जाने हैं, 5 मुस्लिम मेंबर जाने थे, तो मुस्लिम लीग कह रही थी कि 5 के पाँचों मुस्लिम मेंबर मुस्लिम लीग से जाने चाहिए और किसी दूसरे से नहीं। बात समझ में आया? और 4 जो थे वो बेबिल उनको अपॉइंट कर रहा था, और बेबिल क्या था, जो बेबिल था वो हिज्र हयात खान, जो कि पंजाब से बिलॉन्ग करते थे, ये किसी भी कंडीशन में हिज्र हयात खान को इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाना चाह रहा था। कौन? बेबिल। तो मुस्लिम लीग का ये जो प्लान, मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि अगर आप सारे के सारे मुस्लिम्स मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे, और इसी बात पे ये बात टूट जाती है।
बेबल ने ब्रेकडाउन को अनाउंस कर दिया कि बातचीत नहीं बन रही है और ये बेबल के द्वारा की गई एक बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि इस बातचीत ने इनडायरेक्टली ही एक ऐसी मिस्टेक थी, इसने मुस्लिम लीग को एक वर्चुअल वीटो दे दिया था। यानी कि मुस्लिम लीग को ये समझ में आ गया कि अगर हम हर बार यही करते रहेंगे कि हो तो सारी चीज़ें हमारी कंडीशंस पर होनी चाहिए, नहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी, तो बातचीत आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को एक हथियार मिल गया था, एक वर्चुअल वीटो मिल गया था बेबल प्लान में और इस वजह से मुस्लिम लीग की जो पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई। उन्हें अब ये आभास हो गया कि हमारी बात मानी जाएगी, तो जो हम पाकिस्तान की माँग कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इसे भी मनवा ही लेंगे। दैट वाज़ अ ब्लंडर कमिटेड बाय द इसके द्वारा बेबल प्लान। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो वार्तालाप है, बेबल प्लान क्यों डिसफेल हो गया? क्यों फेल हो गया ब्रेकडाउन? तो मुस्लिम लीग की वजह से क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि सारे के सारे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो किसके होने चाहिए? मुस्लिम लीग से होने चाहिए। दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा था बेबल ने कि जॉइंट और सेपरेट लिस्ट वर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग जाएँगे उनके लिए एक तो जॉइंट लिस्ट बनेगी और एक सेपरेट लिस्ट, 2 लिस्ट अलग-अलग से बनेंगी। इसके बाद कहा था कि वन्स द वॉर वाज़ फाइनली वन, एक बार युद्ध वास्तव में हम मतलब अंतिम रूप से अगर हम युद्ध जीत जाते हैं, तो इस चीज़ की संभावनाएँ खुली रखी जाएँगी कि नए संविधान पर कुछ न कुछ कंसिडरेशंस किया जा सके, यानी कि नेगोशिएशंस की जा सके। बात समझ में आ गई? तो ये था कह सकते हैं बेबल प्लान। जुलाई 1945 होती है और जुलाई 1945 में इलेक्शंस हुए कहाँ पर? क्योंकि अब चूँकि ब्रिटेन में बुरी तरीके से जर्मनी के साथ लड़ा था, ब्रिटेन काफ़ी हारा भी था, ब्रिटेन की इकोनॉमी गड़बड़ा गई थी, तो लोगों ने वहाँ पे सरकार को चेंज कर दिया। समझ में आया? तो जून 1945 में जब इलेक्शंस हुए, सरकार चेंज हो गई यूके की और पीएम बने लेबर पार्टी के एटली, क्लीमेंट एटली। और लेबर पार्टी जो थी, ये भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखती थी, इस प्रकार ठीक है? और सेक्रेटरी कौन बने? पैट्रिक लॉरेंस बनते हैं। सितंबर 1945 में इटली ने अनाउंस कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी कन्वीन्ड आफ्टर इलेक्शंस, कि जब ये चुनाव खत्म हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद एक संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये है, आप ये सोचिए कि आखिर गवर्नमेंट के अब इस रवैये पर ये बदलाव क्यों आया? अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात नहीं कर रहे थे या आनाकानी कर रहे थे, हेसिटेट हो रहे थे, आखिर ये गवर्नमेंट ने अब अपना ये स्टांस क्यों चेंज किया? दिसंबर 1945 में सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं और जनवरी 19 दिसंबर 1945-46 में सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं। ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? 1919 एक्ट के अंतर्गत, ना कि 1935 के एक्ट के अंतर्गत। 1935 के एक्ट के अंतर्गत ओनली 1937 के इलेक्शंस हुए हैं। 1945-46 के जो इलेक्शंस हुए हैं, वो 1919 के एक्ट के अनुसार हुए हैं। सेंट्रल केंद्रीय विधान परिषदों के लिए भी इलेक्शंस होते हैं और प्रांतों में भी हुए। आईएनसी का इलेक्शन कैंपेन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने दिसंबर 1945 के जो कैंपेन्स कर रही थी चुनाव प्रचार, उसी के साथ में हमें ये पता है 5 से 11 जो नवंबर है ना? ये क्या है कि आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था। तो इनके समर्थन में बहुत बड़ा जन समर्थन उमड़ रहा था। तो आईएनसी इलेक्शन कैंपेन्स और इनका एक तरीके से आमना-सामना होता है, यानी कि एक साथ हुए। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंपेन्स को बहुत समर्थन भी दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आईएनए की जो ट्रायल्स चल रही थी, उनमें भी अपना समर्थन दिया। याद करो, भूलाभाई देसाई, टेकचंद, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? आसफ अली, ये सब मुकदमा लड़ रहे थे आईएनए के इनके अधिकारियों का। जनवरी 1946 में ये डिसाइड किया गया कि एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। जब ये इलेक्शन कंप्लीट हो गए, जैसे कि इटली ने कहा था ना कि भई हम ये जब इलेक्शन हो जाएँगे इंडिया में, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो इलेक्शन संपन्न हो गए दिसंबर में और जनवरी 1946 में उन्होंने निर्णय किया कि कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के निर्माण की संभावनाएँ देखने के लिए। फरवरी-मार्च में क्या हुआ, प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गए हैं, ठीक है? तो जो सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे वो दिसंबर 1945 में, जबकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वो फरवरी-मार्च 1946 में घटित हुए। चलिए, इलेक्शन के जब रिजल्ट्स की हम बात कर लेते हैं, क्या हुआ? अब आईएनसी, ये है मुस्लिम लीग, आईएनसी को नॉन मुस्लिम का 90% 91% वोट मिला और जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें से आईएनसी ने 57 सीट जीती 102 में। टोटल सीट्स कितनी थी? 102, उनमें से 57 सीट जीती आईएनसी ने। मेजॉरिटी इनको कहाँ-कहाँ पे मिली? एनडब्ल्यूएफपी और असम में इनको मेजॉरिटी मिली है। ठीक है ना? मैं आपको ठीक है।
अब आप ये देखिए, एनडब्ल्यूएफपी कहाँ पर है? ये है। असम कहाँ पर है? ये है। एनडब्ल्यूएफपी और असम को दोनों क्या है उस समय पाकिस्तान क्लेम किया जा रहा था, लेकिन एनडब्ल्यूएफपी में भी यहाँ पे ये कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जबकि एनडब्ल्यूएफपी और असम दोनों ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग क्लेम कर रही थी कि इनको पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन इनको मेजोरिटी मिली कहाँ नहीं, वो याद रखना, बीएसपी में, बी से बंगाल में, एस से सिंध में, पी से पंजाब। अब जरा मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं, तो बीएसपी, तो बी और एस यानी कि बंगाल और सिंध में तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी। एचएस बंगाल में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बने एचएस सुहारावर्दी, ठीक है। तो बंगाल और सिंध में सरकार किसकी बनी? बी और एस में सरकार बनी मुस्लिम लीग की। और पी यानी कि पंजाब, तो एक चीज याद रखना कि पंजाब में भले ही मुस्लिम लीग को मेजोरिटी मिली थी, लेकिन सरकार गठबंधन की बनी, अकाली, उसमें यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोलिशन से यहाँ पे सरकार बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग को मुस्लिम वोट का इस बार 86.67% मिला, 86.67%। अब ये 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उससे एकदम विपरीत परिणाम थे, क्योंकि 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी मुस्लिम लीग की मेजोरिटी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि 7 राज्यों में कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी से उसके साथ सरकार बनाई थी, और 2 राज्य कहाँ कहाँ पर, असम और सिंध में ये साझा सरकार गठित की थी। तो 11 में से 9 में तो कांग्रेस ने डायरेक्ट इनडायरेक्टली सरकार बना ही ली थी। तो मुस्लिम्स ने 1937 में इनको बहुमत नहीं दिया था मुस्लिम लीग को, लेकिन 1946-45 के इलेक्शंस में क्लियर इंडिकेशन था कि मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को बड़ा बहुमत देकर ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की मांग अब सुदृढ़ हो चुकी थी। जो रिजर्व सीट थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो रिजर्वेशन की सीट थी उनमें से 30 सीट जीती थी किसने? मुस्लिम लीग ने। और सरकार बना ली थी बिहार, सॉरी, बंगाल एंड सिंध में। बंगाल में एचएस सुहारावर्दी के उसमें नेतृत्व में, पंजाब में वो सरकार नहीं बना पाए थे। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, तो ये तो चीज हमने डिस्कस कर ली कि किस प्रकार से मतलब एक संवैधानिक जो प्रोसेस था, जो संघर्ष था, वो जारी था। दूसरी ओर इसी समय, यही जो दिसंबर से सितंबर अक्टूबर से जुलाई 1945 से मई 1945 से 46 तक भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक दूसरा और जो छोर है वो भी चल रहा था। वो छोर क्या था कि यदा कदा घटनाएं छिटपुट कह नहीं सकते, छिटपुट कह भी सकते, उन्हें नहीं भी कह सकते, तो लड़ाइयां लोकल लेवल के कुछ ना कुछ विद्रोह पनप रहे थे। वो जरा देखते हैं। हुआ ये है, इनमें से कुछ मिलिटेंट भी थे, हथियारबंद भी विद्रोह थे, इनमें से हथियारबंद विद्रोह थे, ठीक है। और कुछ इनमें भारी जन समर्थन हो रहा था। इसमें बहुत सारे पीजेंट्स लोगों ने साथ दिया था, और जो स्टेट्स के लोग थे वो भी साथ में। इसी जब ये सब आपस में विद्रोह हो रहे थे, ठीक है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, इसी समय आईएनए के जो रिलीज मूवमेंट था, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, आजाद हिंद फौज, उसके लोगों के ऊपर जो मुकदमा चल रहे थे, तो उनके समर्थन में कि उन्हें आजाद किया जाए, इसके लिए भी मूवमेंट चल रहे थे। आरआईएन रेटिंग रिवोल्ट भी उसी के समय हुआ। और ये सब मिल रहे थे किससे? इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, वो अपने इलेक्शंस के कैंपेन्स कर रहे हैं, तो उसके साथ में, यानी कि हर जगह तबाही मची हुई है, बात खत्म। तो ये सब मिलके इनका सपोर्ट करेंगे, और ये सब मिलकर इनका सपोर्ट करेंगे। जरा देखते हैं। 23 मई 1945 को बर्ली रिवोल्ट होता है। बर्ली रिवोल्ट किस किस के अध्यक्षता में, मतलब कौन कौन लीड कर रहा था? सम्मू पार्लूलेकर और गोदावरी पारुलेकर, ये महिला है। कहाँ पे? जरी जगह है, मुंबई, वर्ली, जरी एक तहसील है वहां पर। लीड किया जा रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा और ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा ये रिवोल्ट किया गया। तो इनकी तारीख याद रखनी है, 23 मई 1945। कौन सा? बर्ली रिवोल्ट। 11 फरवरी 1946 को मुस्लिम लीग अगेंस्ट द 7 ईयर जेल टर्म फॉर आईएनए ऑफिसर राशिद अली। राशिद अली को 7 वर्ष की सजा दे दी गई थी जेल टर्म की, कारावास की। तो इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने 11 फरवरी 1946 को एक कह सकते रिवोल्ट किया, यानी कि विद्रोह प्रदर्शित किया। इनकी हमें डेट याद रखनी है। 18 फरवरी 1946 को 7 दिन के बाद 1000 जो नेपल रेटिंग से HMIMS तलवार, वहां के जो सैनिक थे वो प्रोटेस्ट करने चले गए। तो इसको बोला जाता है तलवार या फिर नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, या फिर HMIS तलवार, ठीक है। HMIS तलवार क्या जहाज है, उसमें का जो लीड हुआ ये था कि HC जो दत्ता थे उनमें HMIS तलवार पे उकेर दिया था क्विट इंडिया, खुदेर दिया था, क्विट इंडिया लिख दिया था कि भारत छोड़ो। पटेल और जिन्ना ने कोशिश करी रेटिंग्स को शांत कराने के लिए, लेकिन रेटिंग्स तो चलते रहे। उन्होंने पटेल और जिन्ना की बात नहीं मानी। अंत में मराठा बटालियन को लगाकर ये रेटिंग्स को शांत करवाया गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र के इलाके में मराठा बटालियन ने उनको शांत करवाया।
तो 18 फरवरी की हो गई ये नेवल रेटिंग्स 18 फरवरी। 4 जुलाई 1946 से 1951 के बीच में तेलंगाना का पीजेंट रिवोल्ट चलता है। पीजेंट मतलब कृषक विद्रोह। ये किसके द्वारा लड़ा जा रहा था? जो आर्म्ड कम्युनिस्ट थे। आर्म्ड का मतलब है सशस्त्रधारी, मतलब जो शस्त्र होता है उसके साथ जो कम्युनिस्ट के लोग थे वो, और पीजेंट साथ में थे। और किसके विरुद्ध लड़ा जा रहा था? हैदराबाद के स्टेट के विरुद्ध। कहाँ पे? काडाबेंडू वारंगल, तेलंगाना में है आज वारंगल। और ये इसका परिणाम क्या हुआ? हैदराबाद स्टेट को डिसोल्यूशन की मांग ये सब कर रहे थे। अगस्त 1945 में पंजाब किसान मार्चेस हुए हैं। पंजाब के किसानों में भी विद्रोह हुआ किया है। 21 नवंबर 1945 को डलहौजी स्क्वायर में प्रोटेस्ट होता है। किसके द्वारा किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के सिंपथाइजर्स जो थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्था किसने? 2 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट करी थी। इसके अलावा 1946-47 में तेभागा मूवमेंट होता है। तेभागा मूवमेंट बरगरदार्स जो होते थे, बरगरदार्स को मतलब मानते हैं शेयर क्रॉपर्स जो होते, फसल बटाईदार। बरगरदार यानी कि बटाईदार होते थे, उनके विरुद्ध क्या किसने था? बंगीय किसान प्रादेशिका सभा। जो बंगीय किसान प्रादेशिका सभा बनी थी ना, उसने किया था। और इसी की अनुशंसा पर फ्राउड कमीशन आया था। और इसको लीड कौन कौन कर रहा था? कंसारी हलदर, गणेश दास, अशोक बोस। क्या क्या नेम है? कंसारी हलदर, गणेश दास और अशोक बोस। राइट। अब अंत में त्रावणकोर में पीपल्स स्ट्रगल हो रहा था, अक्टूबर 1946 में स्टार्ट हुआ। इसको पुनप्पारा वालियार स्ट्रगल भी कहा जाता है। वालियार रिवर भी है ना केरल में। इसके अलावा इसको लीड कौन कौन कर रहा है? मिलिटेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट, यानी कि वो शस्त्रधारी कम्युनिस्ट लोग। और किसके खिलाफ? सीएमसीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि त्रावणकोर के दीवान थे, हेड थे। क्योंकि जो सीएमसीपी रामास्वामी अय्यर हैं, ये त्रावणकोर को एक इंडिपेंडेंट राज्य देश बनाना चाह रहे थे, जैसे कि यूएसए है। और इसी चीज का अपोज किया था कम्युनिस्ट ने। तो पनप्पारा वालियार रिवोल्ट में इसका स्लोगन क्या दिया गया था? चोक द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एजेंट्स इनटू द अरेबियन सी। कि ब्रिटिश और अमेरिकन एजेंट को अरेबियन सी में डुबो दो। ठीक है, इसी को कहा गया है त्रावणकोर, यानी कि केरल का पीपल्स स्ट्रगल, अक्टूबर 1946। तो इन स्ट्रगल्स का क्या है, हमें तारीख याद रखनी है। तो इसी वजह से मैंने एकदम क्लियरली फॉर्मेट में इन चीज़ों को लिखा है। तो एक इनकी तारीख नोट डाउन कर सकते हैं, या बार बार आप इसी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी मई 1945 से 1946 में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम में जो भी मेजर इंसिडेंट्स थे उनके बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें में हेल्प मिल रही है, तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा रीच बढ़ाने में मेरी मदद भी कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट बेहुदा लग रहा है, कोई आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो बिल्कुल आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।